140 करोड़ लोगों के विशाल देश के लिए नीतियां बनाने की कल्पना कीजिए। मतलब एक ऐसा देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। बिल्कुल, और मौसम का मिजाज भी बदल जाता है। हाँ, और लोगों की बुनियादी जरूरतें तो पूरी तरह से अलग हो ही जाती है। अब सोचिए कि इस पूरे देश को दिशा देने वाली जो सबसे ताकतवर नीति निर्माता संस्था है ना, उसके पास ना तो कोई कानूनी अधिकार है और ना ही संविधान में उसका कोई जिक्र है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उसके पास राज्यों को देने के लिए 1 रुपए का भी फंड नहीं है। एकदम सही। फिर भी ये संस्था भारत के भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। आज के इस डीप डाइव में हम इसी विरोधाभास को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रभावशाली थिंक टैंक नीति आयोग की। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, जब 1 जनवरी 2015 को ये संस्था अस्तित्व में आई, तो इसने रातों रात, मतलब 1950 से चली आ रही 65 साल पुरानी योजना आयोग की उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ दिया, जिसे लोग शासन का एक स्थापित नियम मान चुके थे। हाँ, मतलब लोग उसके इतने आदी हो चुके थे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बोर्ड हटाकर नया बोर्ड लगाने की घटना नहीं थी। ये इस बात का बुनियादी बदलाव था कि दिल्ली और राज्यों के बीच सत्ता और विकास की साझेदारी असल में कैसे होगी। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका तो मुझे यही लगता है कि नया साल शुरू हुआ और देश को नई नीति मिल गई। मतलब 1 जनवरी 2015, नया साल, नई नीति। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया मेमोरी ट्रिक है। लेकिन जब हम इस संस्था की गहराई में जाते हैं ना, तो सबसे पहली उलझन इसके नाम को लेकर ही शुरू हो जाती है। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैंने देखा है कि कई बार लोग इसे इतनी तेजी में पढ़ते हैं कि नेशनल को नोशनल यानी काल्पनिक समझ लेते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन की जगह इंस्टीट्यूट कह देते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। ये वैसा ही है जैसे हम किसी बहुत मशहूर गाने के गलत लिरिक्स पूरे आत्मविश्वास के साथ गा रहे हों और हमें पता भी ना हो। सही बात है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये कोई नोशनल या ख्याली पुलाव वाली संस्था नहीं है। ये एक रियल संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बिल्कुल। और इसका इंस्टीट्यूशन होना ही इस बात का प्रमाण है कि ये सिर्फ एक रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट भर नहीं है, बल्कि ये देश की पूरी प्रशासनिक दिशा को बदलने वाला एक विशाल तंत्र है। पर यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक विशाल तंत्र है, लेकिन हमारे मूल संविधान में जो 1950 में बना था, उसमें इसके बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। कोई जिक्र नहीं है। इससे कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है और तो और इसे संसद में कोई बिल पास करके भी नहीं बनाया गया है। मतलब ये कोई वैधानिक या स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो फिर ये हवा में कैसे काम कर रही है? देखिए, ये हवा में काम नहीं कर रही है। ये दरअसल मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव से बनी है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन कहते हैं। अच्छा। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव रखा और नीति आयोग बन गया। अगर हम इसे आसान भाषा में डिकोड करें ना, तो इसे NVG फॉर्मूले से समझा जा सकता है। NVG? हाँ, N मतलब नीति आयोग, V मतलब ये योजना आयोग का विकल्प है और G मतलब ये गैर संवैधानिक है। समझ गए। अब गैर संवैधानिक होने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये अवैध है। इसका सिर्फ इतना अर्थ है कि इसकी शक्तियां किसी कानूनी किताब से नहीं, बल्कि इसके काम करने के लचीलेपन से आती हैं। रुको, ये बात हजम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर ये संविधान के पन्नों में दर्ज ही नहीं है, इसके पास कोई कानूनी ढाल नहीं है, तो एक राज्य का मुख्यमंत्री इसकी बात क्यों सुनेगा? क्या ये इसे एक बेहद कमजोर और बिना दांतों वाली संस्था नहीं बनाता? सतह से देखने पर बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके दृष्टिकोण में है, कानूनों में नहीं। मतलब अप्रोच में। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि पुराना योजना आयोग कैसे फेल हो रहा था। देखिए, योजना आयोग का पूरा मॉडल टॉप डाउन था। हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ। एकदम सही। दिल्ली के किसी वातानुकूलित कमरे में कुछ विशेषज्ञ बैठते थे और पूरे देश के लिए एक ही 5 ईयर प्लान बना देते थे। वो एक ही जूता था जो वे हर राज्य के पैर में फिट करने की कोशिश करते थे। जो कि एक बहुत ही बेतुका आइडिया लगता है। मतलब आप केरला की स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को गुजरात के औद्योगिक मॉडल के साथ कैसे मिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिला सकते। या फिर पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक चुनौतियों के लिए वही नीतियां कैसे बना सकते हैं जो महाराष्ट्र या तमिलनाडु के लिए बनी है? सटीक उदाहरण है, और यही वजह थी कि राज्यों में भयंकर असंतोष था, क्योंकि आज के राज्य
1950 के दशक वाले गरीब और आश्रित राज्य नहीं हैं। वो काफी बदल चुके हैं। आज वे खुद में शक्तिशाली आर्थिक केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए नीति आयोग ने इस पूरी व्यवस्था को पलटकर बॉटम अप अप्रोच कर दिया। नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ, यानी नीतियां अब दिल्ली से नीचे नहीं थोपी जाएंगी, बल्कि राज्यों की जरूरतों को समझकर ऊपर केंद्र के स्तर पर डिजाइन की जाएंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो क्या? योजना आयोग के पास भले ही टॉप डाउन अप्रोच था, लेकिन उसके पास पैसे बांटने की अथॉरिटी थी। वो मंत्रालयों और राज्यों को करोड़ों रुपए का फंड आवंटित करता था। बिल्कुल, फाइनेंशियल पावर थी उनके पास। हाँ, और उसी पैसे के दम पर वो राज्यों से अपनी बात मनवा लेता था। पर मैंने पढ़ा है कि नीति आयोग के पास ऐसा कोई फंड एलोकेशन का पावर नहीं है। इसकी वित्तीय शक्तियां अब सीधे वित्त मंत्रालय के पास चली गई हैं। एकदम सही। मतलब ये नीतियां सोचता जरूर है, लेकिन बैंक का काम नहीं करता। थिंक बट नो बैंक। और यही वो सबसे बड़ा शिफ्ट है जिसने केंद्र राज्य संबंधों को नया रूप दिया। अगर हम इसकी तुलना करें ना, तो योजना आयोग एक सख्त पिता की तरह था। सख्त पिता? हाँ, जो पॉकेट मनी तो देता था, लेकिन इस शर्त पर कि पैसा सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में लगेगा जो पिता तय करेगा। अरे बाप रे। जबकि नीति आयोग उस सख्त पिता की भूमिका से बाहर निकलकर एक आधुनिक करियर काउंसलर बन गया है। वो राज्यों को उनकी ताकत और कमजोरी के हिसाब से बेहतरीन रणनीतियां बताता है, लेकिन उन्हें पैसे का लालच देकर कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता। ये थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, पर व्यवहारिक राजनीति में ये बात कैसे काम करती है? अगर नीति आयोग के पास देने के लिए कोई फंड ही नहीं है, तो कोई भी मुख्यमंत्री उनके पास क्यों जाएगा? मतलब राजनीति और प्रशासन तो बिना फंड के एक कदम नहीं चलते ना। बिना पैसे की ताकत के राज्यों से काम करवाना तो मुझे लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यहीं पे नीति आयोग का मास्टर स्ट्रोक आता है। बिना पैसे के राज्यों से काम कैसे करवाया जाए? इसका जवाब है प्रतिस्पर्धी संघवाद, यानी कंपैरेटिव फेडरलिज्म। अच्छा। हाँ, नीति आयोग ने यह समझ लिया कि राज्यों को फंड के लालच से ज्यादा अपनी छवि की चिंता होती है। इमेज की। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। नीति आयोग लगातार डेटा इकट्ठा करता है और अलग अलग क्षेत्रों के पब्लिक रिपोर्ट कार्ड और रैंकिंग जारी करता है। जैसे वो जो हेल्थ इंडेक्स या वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आते हैं। एकदम सही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है, इनोवेशन इंडेक्स है, ऐसे कई पैमाने हैं। अब सोचिए इसका जमीन पर क्या असर होता है। जब नीति आयोग रिपोर्ट निकालता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में एक राज्य देश में टॉप पर है और दूसरा राज्य 25वें नंबर पर है, हाँ, तो उस 25वें नंबर वाले राज्य की सरकार पर क्या बीतती होगी? अरे विपक्ष तो अगले ही दिन विधानसभा में हंगामा कर देगा, मीडिया डिबेट शुरू हो जाएंगी और जनता जवाब मांगेगी कि हमारा राज्य इतना पीछे क्यों है। बिल्कुल यही होता है। मतलब नीति आयोग फंड का लालच नहीं दे रहा, बल्कि खराब दिखने का जो राजनीतिक नुकसान है, जो नेमिंग एंड शेमिंग का डर है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। एकदम सटीक। ये बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। फंड का लालच नहीं, बल्कि खराब रैंकिंग का सामाजिक दबाव राज्यों को सुधार करने पर मजबूर कर रहा है। और इसी प्रतिस्पर्धा के साथ ही नीति आयोग का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ काम करता है, सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके। देखिए, सिर्फ राज्यों को आपस में लड़ाना या डराना काफी नहीं है, उनके साथ मिलकर काम करना भी उतना ही जरूरी है। और इस सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने एक शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल बनाई है, जो वास्तव में इस संस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये सहकारी संघवाद की बात है, तो मैं ये अनुमान लगा रही हूँ कि इस गवर्निंग काउंसिल में राज्यों को बराबर की कुर्सी दी गई होगी। क्या सभी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं? एकदम सही अंदाजा लगाया आपने। इस शासी परिषद में प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, साथ ही देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक एक ही टेबल पर बैठते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। वाह! इसका मतलब ये है कि अब नीतियां किसी बंद कमरे में कुछ नौकरशाही नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जब देश के सारे मुख्यमंत्री खुद उस कमरे में मौजूद हैं जहां नीतियां तय हो रही हैं, तो वे सिर्फ दिल्ली से आने वाले आदेशों के रिसीवर नहीं रहे। हाँ, वे अब क्रिएटर बन गए हैं। ये अपनी स्थानीय समस्याएं सीधे उस मंच पर रख सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा ये भी है ना कि जब कोई मुख्यमंत्री खुद नीति बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है, तो बाद में वो उस नीति के फेल होने पर आसानी से केंद्र सरकार पर दोष नहीं मढ़ सकता। हाँ, ये तो है।
ये जिम्मेदारी को साझा करने का एक बेहतरीन मॉडल है। तो अगर इतने सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर इस संस्था को चला रहे हैं, तो रोजमर्रा के काम के लिए इसकी प्रशासनिक संरचना कैसे काम करती है? मतलब इतने बड़े तंत्र को कोऑर्डिनेट कौन करता है? इसके शीर्ष नेतृत्व को बहुत ही रणनीतिक तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके पदेन अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। उनके ठीक नीचे उपाध्यक्ष होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री खुद नियुक्त करते हैं। ये बहुत अहम पद है क्योंकि उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अच्छा, कैबिनेट मंत्री का रैंक। हाँ, इसके साथ ही प्रशासनिक कार्यों के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO होते हैं, जिन्हें भी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और उनका दर्जा भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो इसके पहले नेतृत्व को याद रखना काफी दिलचस्प है। MAS वाली ट्रिक मुझे याद आ रही है। हाँ, MAS। नरेंद्र मोदी इसके पहले अध्यक्ष बने, A से अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे, और S से सिंधु श्री खुल्लर इसकी पहली CEO थीं। मोदी, अरविंद, सिंधु श्री, ये तिकड़ी इस संस्था के शुरुआती विजन को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण रही। बिल्कुल सही। लेकिन इसके अलावा जो अंदरूनी टीम होती है, मतलब जो असल में रिसर्च और डेटा का काम करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें 2 तरह के मुख्य सदस्य होते हैं। पहले होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, जिन्हें हम फुल टाइम मेंबर्स कहते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। ओके, ये अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कृषि, विज्ञान या स्वास्थ्य के महारथी। इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। ठीक है। दूसरे होते हैं पदेन सदस्य, जिनकी अधिकतम संख्या 4 होती है, और ये सीधे केंद्रीय कैबिनेट से लिए जाते हैं, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री। इसे हाई-फाई 4 फोल्ड की तरह याद रख सकते हैं: 5 पूर्णकालिक, 4 पदेन। पदेन सदस्य के रूप में कैबिनेट मंत्रियों को रखने के पीछे की लॉजिक मुझे समझ आ रही है। बताइए। देखिए, अगर नीति आयोग कोई बहुत शानदार पॉलिसी बना दे, लेकिन वो मंत्रालय के बजट या विजन के साथ मेल ही ना खाए, तो वो पॉलिसी तो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी ना। बिल्कुल। मंत्रियों के शामिल होने से यह सुनिश्चित होता है कि थिंक टैंक जो सोच रहा है, सरकार उसे असल में लागू भी कर सकती है। एकदम सही। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल को जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन इस पूरे प्रशासनिक ढांचे में एक ऐसा पेच है, एक ऐसी तकनीकी उलझन है, जो किसी भी तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इसे अक्सर प्रशासनिक हलकों में द NDC ट्रैप के रूप में देखा जाता है। द NDC ट्रैप? तकनीकी उलझन? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 1952 में जब योजना आयोग काम करता था ना, तो योजना आयोग सिर्फ ड्राफ्ट बनाता था। उस ड्राफ्ट पर अंतिम मुहर लगाने की, उसे फाइनल अप्रूवल देने की सर्वोच्च शक्ति इसी NDC के पास होती थी। ठीक है, तो जब 2015 में सरकार ने योजना आयोग को ही जड़ से खत्म कर दिया, तो जाहिर है NDC भी उसी के साथ खत्म हो गई होगी। यही तो वो ट्रैप है। सरकार ने 2015 में नीति आयोग बना दिया, योजना आयोग को इतिहास बना दिया, लेकिन तकनीकी रूप से NDC को भंग करने का कोई आधिकारिक आदेश आज तक पास ही नहीं किया गया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब जिस संस्था का काम ही योजना आयोग की रिपोर्ट पास करना था, और जब योजना आयोग ही नहीं रहा, तो वो संस्था आज तक अस्तित्व में कैसे है? यही तो विडंबना है। ये तो किसी समंदर में तैरते हुए उस घोस्ट शिप या भूतिया जहाज की तरह है, जिस पर कोई कप्तान नहीं है, जो कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन आधिकारिक कागजों में वो आज भी दर्ज है। परीक्षाओं में छात्रों को फंसाने के लिए ये एक क्लासिक ट्रिक है। हाँ, ये भारतीय नौकरशाही के सबसे अजीबोगरीब पहलुओं में से एक है। व्यावहारिक रूप से NDC पूरी तरह से निष्क्रिय है। उसकी कोई मीटिंग नहीं होती, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से वो आज भी जिंदा है। वाओ! अगर तकनीकी नजरिए से देखा जाए तो नीति आयोग जो भी नीतियां बनाता है, उसे भी अंतिम मंजूरी देने वाली आधिकारिक संस्था कागजों पर NDC ही है। ये प्रशासनिक जटिलताओं का एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि पुरानी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से मिटाना कितना मुश्किल होता है। जरूरी है कि ये संस्था असल में हासिल क्या करना चाहती है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, और ये अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल कैसे करती है। मैंने इसके 13 सूत्री उद्देश्यों के बारे में पढ़ा है, जो बहुत व्यापक हैं। उन 13 उद्देश्यों का अगर हम सार निकालें ना, तो नीति आयोग का सबसे बड़ा मिशन है खुद को ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता का एक पावर हाउस बनाना। अच्छा, इसका काम सिर्फ सरकारी फाइलें सरकाना नहीं है। इसका काम है दुनिया भर के बेहतरीन वैश्विक और राष्ट्रीय विशेषज्ञों को, यूनिवर्सिटीज को
और रिसर्च संस्थानों को एक मंच पर लाना। ये बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करता है और फिर राज्यों को मॉडल ड्राफ्ट तैयार करके देता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश या ओडिशा को आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर या सोलर एनर्जी पर कोई नई पॉलिसी बनानी है तो उन्हें शुरुआत से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करके विदेशी कंसल्टेंट्स हायर करने की जरूरत नहीं है। वे सीधे नीति आयोग के पास जा सकते हैं और नीति आयोग उन्हें दुनिया के बेस्ट माइंड्स द्वारा तैयार किया गया एक कस्टमाइज्ड मॉडल दे देगा जिसे वे अपनी जरूरत के हिसाब से लागू कर सकते हैं। एकदम सही। ये समय और संसाधनों की बहुत बड़ी बचत है। नीति आयोग एक ऐसा नॉलेज हब बन गया है जहां से राज्य उच्च स्तरीय रिसर्च मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि इसके पास वित्तीय आवंटन की शक्ति नहीं है, इसलिए एक बहुत बड़ा फायदा भी लेके आता है, भ्रष्टाचार और पक्षपात से मुक्ति। ये कैसे? मतलब पैसे ना होने से भ्रष्टाचार कैसे कम होता है? देखिए, जब आपके पास बांटने के लिए करोड़ों का फंड होता है ना, तो वहां राजनीतिक दबाव आना तय है। लॉबिंग होती है कि फला राज्य को ज्यादा पैसा दे दो। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जब आपके पास बांटने के लिए सिर्फ आइडिया और सलाह है, तो आप बिना किसी दबाव के पूरी तरह से स्वतंत्र होकर सोच सकते हैं। ये नीति आयोग को स्वतंत्र सोच या इंडिपेंडेंट थिंकिंग की आजादी देता है। बहुत सही पॉइंट है ये। ये राजनीतिक शक्ति और उच्च स्तरीय विशेषज्ञता का एक बहुत ही दुर्लभ कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम इसे समराइज करें तो योजना आयोग एक कमांडर था जो आदेश देता था और पैसे के दम पर बात मनवाता था। नीति आयोग एक एडवाइजर है जो रास्ता दिखाता है और डेटा के दम पर आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम इसकी आलोचना की बात करें तो क्या ये सच नहीं है कि जब आपके पास फंड को कंट्रोल करने की पावर नहीं होती और आप किसी राज्य को कुछ करने के लिए कानूनी रूप से मजबूर नहीं कर सकते, तो धरातल पर बदलाव आने की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है? यह नीति आयोग की सबसे बड़ी और जायज आलोचना है। थिंक टैंक कितनी भी शानदार पॉलिसी क्यों ना बना दे, उसे लागू करने की जिम्मेदारी अंततः राज्य की मशीनरी पर ही होती है। हाँ, करना तो राज्य को ही है। अगर राज्य की नौकरशाही सुस्त है या वहां राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, तो नीति आयोग का बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल भी सिर्फ कागजों में धूल फांकता रह जाएगा। योजना आयोग के पास पैसे रोकने की ताकत थी, इसलिए डर के मारे काम हो जाता था। नीति आयोग के पास वो छड़ी नहीं है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। मतलब आपने तानाशाही रवैया छोड़कर सहयोग का रास्ता चुना, लेकिन सहयोग में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल। फिर भी अगर हम उस वन साइज फिट्स ऑल वाली पुरानी व्यवस्था से इसकी तुलना करें, जहां एक ही जूता सबको पहनाया जा रहा था, तो ये 21वीं सदी के विविध और जटिल भारत के लिए कहीं अधिक परिपक्व मॉडल नजर आता है। बिना किसी शक के भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ की चुनौतियां अब सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। अब हमें क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इकोनॉमी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स जैसी जटिल चुनौतियों से निपटना है। ऐसी स्थिति में आपको एक ऐसे संस्थान की जरूरत है जो वैश्विक स्तर का विजन रखता हो और राज्यों को साथ लेकर चलने की क्षमता भी रखता हो। तो कुल मिलाकर इस डीप डाइव में हमने एक बहुत बड़े प्रशासनिक बदलाव की कहानी को समझा। हमने देखा कि कैसे 2015 में नया साल नई नीति के साथ एक ऐसा संस्थान बना जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक होने के बावजूद राज्यों को दिशा दे रहा है। हमने समझा कि कैसे योजना आयोग के सख्त पिता वाले रवैये की जगह नीति आयोग ने एक करियर काउंसलर की भूमिका अपनाई है। और हमने ये भी जाना कि कैसे रैंकिंग और रिपोर्ट कार्ड का डर, जिसे हम प्रतिस्पर्धी संघवाद कहते हैं, बिना पैसों के भी राज्यों से बेहतरीन काम करवा रहा है। हाँ। साथ ही शासी परिषद के जरिए सभी राज्यों को एक साथ लाकर सहकारी संघवाद की नींव को कैसे मजबूत किया गया है। और हाँ, उस एनडीसी रूपी भूतिया जहाज की कहानी तो खैर कभी ना भूलने वाली है। हाँ, बिल्कुल। इस संस्थान ने ये साबित किया है कि अगर आपके पास सही डेटा, सही नियत और बॉटम अप अप्रोच हो, तो आप बिना वित्तीय अधिकारों के भी देश के विकास की दिशा तय कर सकते हैं। एकदम सही बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसे विचार पर रुकें जो भविष्य के लिए कुछ बड़े सवाल खड़े करता है। इस डीप डाइव में हमने बार बार इस बात पर जोर दिया कि नीति आयोग की सबसे बड़ी ताकत उसकी सलाह, उसकी रैंकिंग और उसका डेटा है। उसके पास फैसले लागू करवाने की कोई कानूनी या वित्तीय शक्ति नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर की तरफ बढ़ेगी और राज्यों के बीच की राजनीति
अधिक जटिल होती जाएगी। क्या राज्यों को सही दिशा में चलाने के लिए सिर्फ बेहतरीन सलाह और रिपोर्ट कार्ड का डर काफी होगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। या फिर भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब इस थिंक टैंक को अपने विजन को धरातल पर तेजी से उतारने के लिए कुछ सख्त कानूनी या वित्तीय अधिकार देने की मजबूरी बन जाएगी? क्या भारत जैसे विशाल देश को बदलने के लिए सिर्फ सलाह पर्याप्त है, या भविष्य में इस मॉडल को एक बार फिर से किसी बड़े बदलाव से गुजरना पड़ेगा? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। सच कहूं तो ये भविष्य की राजनीति और नीतियों को तय करने वाला एक बहुत ही गहरा सवाल है, जिस पर आगे चलकर काफी बहस होने वाली है। एकदम सही। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर सोचने और समझने के लिए हम सबके पास बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले डीप डाइव में किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ।